नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे लाइब्रेरी के प्रकार के बारे में कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, उनके मुख्य उद्देश्य, उनके कर्तव्य, उनकी सेवाएं कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो कंटेंट है सभी बुक्स में मैंने लगभग ले लिया है, तो आपको किसी गाइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सभी गाइड से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो यहाँ पर ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं टाइप ऑफ लाइब्रेरीज की। सबसे पहले लाइब्रेरी को भारत में 3 प्रकार से बांटा गया है। पहली लाइब्रेरी की हम बात करें जो कि सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी है। दूसरी हम बात करें तो दूसरी हमारे पास में जो लाइब्रेरी है वो शैक्षणिक लाइब्रेरी है यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी है। और तीसरी की हम बात करें तो विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी है। तो बेसिकली आपको अभी कुछ दिन पहले DSSS में ये क्वेश्चन भी आया था कि लाइब्रेरी को आपको सीक्वेंस में लगवाना है, तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी आएगा, उसके बाद में शैक्षिक लाइब्रेरी आएगा और उसके बाद में विशिष्ट लाइब्रेरी। ये तीनों क्रम से आपको लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसमें जो शैक्षिक लाइब्रेरी क्या होती है ये अपन बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद अपन बात करेंगे सार्वजनिक लाइब्रेरी के बारे में और विशिष्ट लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास में सार्वजनिक लाइब्रेरी को बाद में पढ़ते हुए अपन बात करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक लाइब्रेरी के बारे में। देखिए, इसका इंग्लिश में आपको पता है एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। बेसिकली जैसे अपन स्कूल में अपन पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमको उस लाइब्रेरी के द्वारा बुक्स दी जाती हैं और फिर हम उस बुक्स को 1 साल पढ़ते हैं और उसके बाद अपन वापस जमा करवा देते हैं। तो उसी लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो शैक्षणिक लाइब्रेरी में हम शैक्षणिक संस्था से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसको शैक्षिक लाइब्रेरी कहते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो है स्थापित इसकी की जाती है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना है, अपने विशिष्ट विषय के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि आपको जो आपके स्कूल से संबंधित जो ज्ञान है उसको ही यहाँ पे इस लाइब्रेरी के द्वारा आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो शैक्षणिक लाइब्रेरी जो है वो प्राथमिक विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक यहाँ पे संचालित है। तो इस प्रकार से एक कड़ी में जुड़ी हुई है कि सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी होगी, उसके बाद में हम यहाँ पे विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय ग्रंथालय की हम बात कर लेते हैं, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि विद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसकी ही अपन बात कर रहे हैं। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, ऐसे केंद्रीय विद्यालय होता है, ऐसे ही आपके नवोदय विद्यालय होता है, ऐसे ही आपके दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो होती है, ठीक है। यानी कुल मिला के विद्यालय से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसको ही विद्यालय लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जो विद्यालय से जुड़ी हुई जो लाइब्रेरी है उसकी सबसे पहले जो सिफारिशें हैं वो राधाकृष्ण समिति 1948 के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको नाम बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी समिति के द्वारा विद्यालय से संबंधित जो है सिफारिशें दी गई थी। तो राधाकृष्ण समिति 1948 के द्वारा जो जानकारी है, सिफारिशें हैं, वो यहाँ पे विद्यालय से जुड़ी हुई लाइब्रेरी के बारे में दी गई थी। विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय का काफ़ी बड़ा महत्व है, इसके द्वारा ये कहा गया था। कुछ उद्देश्य हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला उद्देश्य हमारे पास में जो रहने वाला है वो पहला उद्देश्य है लक्ष्य को पूरा करना। यानी जो भी शैक्षिक लक्ष्य हमारे को पास में है, जो भी बुक्स हमारे पास में होनी चाहिए वो हमारा उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके लक्ष्य को पूरा करना है। यानी 9वीं क्लास में इतना सिलेबस है तो उसको इतना पढ़ के हमें 9वीं पास करनी है, तो वो एक लक्ष्य हमारे पास में है। तो उतना ही आपको पास में कंटेंट होना चाहिए सामान्य, जो आपकी मौलिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर दे। इस प्रकार की बुक्स के जो ज्ञानवर्धक जो बुक्स हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, तो वही एक शैक्षणिक लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। उसके बाद में जयंती दिवस के विशेष के रूप में आपको जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको लाइब्रेरीज में मिल जाए। यानी कि अगर आप बात करें जैसे अपनी स्कूल में मान लो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ स्पीच देना है। तो स्पीच देने के लिए आपके पास में कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी अपनी स्कूल से संबंधित लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ पे बैठे हुए लाइब्रेरियन को बोलते हो कि हमको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बुक्स दीजिए ताकि हम वहाँ से एक स्पीच तैयार कर सकें। तो आप वहाँ पर जाओगे और अपने उस जयंती के बारे में के उपलक्ष्य में जो जानकारी है वो हासिल कर लेंगे और फिर आप वापस से वो बुक्स वहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे। तो एक आप कह सकते हो कि हमारे पास में एक लक्ष्य पूरा हो गया, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए थे वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती है, जैसे बुक्स हैं। उसी प्रकार से शैक्षणिक संबंधी यानी कि शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षक है, छात्र है, कर्मचारी है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती है। सूचना एवं ज्ञान केंद्र के रूप में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। छात्रों में पढ़ने की आदत भी यहाँ पे लाइब्रेरी के द्वारा डाली जाती है। व्यक्तिगत का विकास भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। समय सीखने के कौशल को भी विकसित यहाँ पे इसके द्वारा किया जाता है। विद्यालय की बात करें, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उच्चतर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो यहाँ पे इसमें बताई गई हैं।
उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट महाविद्यालय पुस्तकालय, यानी कि कॉलेज से संबंधित जो लाइब्रेरीज है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए कॉलेज से संबंधित जो लाइब्रेरी है वो आपको यूजीसी के गाइडलाइन पे आपको बनाई जाती है। उसमें बेसिकली कॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी होती है। इसमें कॉलेज में शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, उससे संबंधित जो पाठ्य सामग्री है वो आपको इस लाइब्रेरीज में उपलब्ध होती है। ये जो जानकारी है वो एक उच्च शिक्षा संबंधित आपको पाठ्यक्रम यहाँ पे मिलता है, जिसमें दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक आपको चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही कुछ उद्देश्य हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला उद्देश्य आपको है लक्ष्य पूरे करना है। देखिए आपको नहीं, आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज की लाइब्रेरी में गए हैं, तो आपका लक्ष्य है कि मान लो कोई कॉन्फ्रेंस आयोजन करवाना है, कोई मान लो आपको सेमिनार आयोजित करवाना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप लाइब्रेरी से लेंगे। लाइब्रेरी में पर्टिकुलर बुक से आप यहाँ पे अपने जो संबंधित जानकारी है वो आप यहाँ पे लेंगे। साथ ही ज्ञान की गहनता भी यहाँ पे होती है, यानी कि जो भी ज्ञान आप ले रहे हो वो एक गहन प्रकार से एक अच्छी से स्टडी कर रहे हो आप लोग, रेफरेंस बुक के माध्यम से आप देख सकते हो। व्यवसाय में प्रवेश भी इसके माध्यम से आप कर सकते हो, ज्ञान को भी अपडेट किया जा सकता है। साथ ही सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानवान नागरिक है उसको भी तैयार इसके द्वारा किया जाता है। अध्ययन की बात करें, जैसे छात्र यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं। साथ ही अनुसंधान की बात करें, जिसमें शिक्षक जो हैं अपने अध्ययन से संबंधित जानकारी यहाँ से लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ कार्य यहाँ पे हैं जो कि कॉलेज में कौन कौन से लाइब्रेरी के कार्य होते हैं। पहला कार्य यहाँ पे शैक्षिक कार्य पूरे करना, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी पुस्तकें हैं, जो भी पाठ्य सामग्री है, वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को अवेलेबल करवाना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है मुख्य कार्य। साथ ही अपन उन बुक्स का चयन करना, अर्जन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये भी आपका एक कार्य है। शोध अध्ययन करना, ये भी आपका एक कार्य है। ग्रंथालय का किस प्रकार से उपयोग करना है, कैसे वहाँ पर जानकारी एकत्रित करनी है, कैसे जानकारी यहाँ पे विद्यार्थियों तक पहुंचानी है, तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पे पुस्तकालय में कार्य के रूप में करते हैं। साथ ही पुस्तकों का आदान प्रदान कैसे करना है, ये भी आप यहाँ पे पुस्तकालय में करते हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथों को देखते हुए भी यहाँ पे आप लोग करते हैं। संदर्भ सामग्री का संकलन करते हैं, नवीन पुस्तकों की सूचियाँ भी तैयार करते हैं, प्रलेखों का आरक्षण भी यहाँ पे आपके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेवाओं के बारे में कि कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पे आपको इन पुस्तकालय में देखने को मिलती है। देखिए आप कॉलेज में अगर बात करें तो कॉलेज में आपको परामर्शदात्री सेवा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। परिसंचरण सेवा होती है। अंतर ग्रंथालय, यानी कि एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में अपने विषय का आदान प्रदान करना। संदर्भ सेवाएं प्राप्त करना, यानी कि किसी भी टॉपिक्स पे आपको रेफरेंस बुक प्राप्त करना है, रेफरेंस सर्विसेज आपको प्राप्त करना है, उसकी फोटोकॉपी भी आप ले सकते हो। उसकी इंडेक्सिंग सारांशीकरण सेवा करना, रैपोग्राफिक सेवा करना, ये सभी जो आपको सेवाएं हैं आपको अपनी जो कॉलेज लाइब्रेरी है उस पर मिल जाती है। नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारे पास में है विश्वविद्यालय ग्रंथालय। ठीक है, विश्वविद्यालय की हम बात करें तो ये भी एक यूजीसी से संचालित लाइब्रेरी होती है, जिसके जो अनुशंसा है वो सीडी देशमुख के द्वारा दी गई थी। सीडी देशमुख दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, जिनके द्वारा सबसे पहले विश्वविद्यालय के अंदर ग्रंथालय स्थापना करने को लेकर बात की गई थी, और इन्होंने जो पुस्तकालय की परिभाषा है वो भी यहाँ पे दी थी। तो हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी का जो दिल है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कहलाती है। तो विश्वविद्यालय का हृदय स्थल भी पुस्तकालय लाइब्रेरी को कहा गया है। साथ ही पहली जो लाइब्रेरी है 1867 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापित की गई थी। इसके उद्देश्य को लेकर हम बात करें, पैतृक संस्था के लक्ष्य पूरे करना, यानी कि जो भी आपके इससे पहले सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने कोई सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने एक टॉपिक देखा, तो वो टॉपिक आपको पहले जो आपने पढ़ा है, कॉलेज टाइम में पढ़ा है, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, तो उसकी जानकारी वहाँ से आपको मिलती फिर आप एक अच्छे एडवांस लेवल पे जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक्स होंगी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बेसिक आप मतलब कि आपको बेसिक सब्जेक्ट तो वही चल रहा है ना, लेकिन उसकी जानकारी आपको फिर स्टैंडर्ड लेवल पे लेनी पड़ रही है। समय पर पुस्तकें अवेलेबल हो जाती हैं, पास जो पाठक है उनके बीच में तालमेल भी बनाए रखते हैं ताकि नवीनतम ज्ञान आपको अर्जित हो सके। अध्यापन का जो शोध का जो विषय है, जिसमें छात्र, शिक्षक, कर्मचारी आदि इत्यादि शामिल होते हैं। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बौद्धिक विकास के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अब हमारे पास में आते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी, जिसका नाम से आप लोग जान गए होंगे, SRR, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी कि रंगनाथन के द्वारा 5 ऐसे कार्य यहाँ पे विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के बारे में कहे गए। पहला इन्होंने कार्य बोला कि प्रारंभिक कार्य, सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी का पहला कार्य होना चाहिए कि सभी विषयों की पाठ्य सामग्री एकत्रित करें। उसके बाद में समांतर अध्ययन, यानी कि जो पाठक हैं और जो पाठक जहाँ बैठे हैं उसी की जगह उनको उनकी पाठ्य सामग्री भी मिल जानी चाहिए, ताकि वो पढ़ते भी रहें और अपने पाठ्य सामग्री को वहीं से उसको लेते भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवर्ती अध्ययन। अनुवर्ती अध्ययन का मतलब होता है विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री तक प्रदान करना।
साथ ही यहाँ पे पाठकों का खाली समय सदुपयोग कैसे करोगे, तो वो भी आपको, मान लो कुछ पाठक हैं तो लाइब्रेरीज में बैठे हैं तो उनका आपको समय सदुपयोग करना है, तो आपको इस प्रकार की मनोरंजनात्मक पुस्तिकाएं, जो मैगजीन्स हैं, ज्ञानवर्धक किताबें आपको रखनी होगी ताकि वो एक मनोरंजन के रूप में उनको पढ़ सके, और जैसे ही उन बुक्स को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट उनको कुछ ज्ञान यहाँ पे हासिल होगा। गहन और प्रगतिशील की बातें करते हैं, तो 5वें पॉइंट हमारे पास में गहन और प्रगतिशील। कोई भी आप प्रलेख पढ़ रहे हैं तो वो गहनता से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रगतिशील यानी अब वो जो जानकारी आपने ली है वो प्रगति करेगी, यानी आपका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, एक प्रगति करेगा प्रलेख के संबंधित, ठीक है। तो एसआरआर के द्वारा यानी रंगनाथन के द्वारा जो 5 कार्य मुख्य दिए गए थे, मैं एक बार वापस कंप्राइज कर देता हूँ। प्रारंभिक कार्य, समांतर अध्ययन, अनुवर्ती अध्ययन, पाठकों का खाली समय का सदुपयोग, गहन और प्रगतिशील जानकारी, ठीक है, ये दिए गए थे। कार्य को लेके हमने कुछ बातें कर ली थी, थोड़ा और देखें तो आप देख सकते हो कि पाठ्य सामग्री का अर्जन करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रशिक्षण, दीक्षा कार्यक्रम, ये सभी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं प्राधिकरण क्या होता है। देखिए, प्राधिकरण का मतलब सिंपल होता है कि इस प्रकार की पावर, इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार के नियम बनाने की जो पावर है वो एक कमिटीज़ को दे देना, ये एक प्राधिकरण होता है। जैसे मान लो किसी लाइब्रेरी के लिए कोई लॉ बनाना है, तो कोई लॉ जब भी बनेगा ना, जो कानून जब भी बनेगा ना, जब आपके पास में उस लाइब्रेरीज के लिए ऐसी कोई शक्ति इसके पास होगी, वरना तो कोई बात मानेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं उस कमेटीज़ के द्वारा, और वो नियम जो है सभी लाइब्रेरीज के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्राधिकरण। समिति को लेके हम बात कर रहे हैं प्राधिकरण की, तो समिति का मुख्य जो काम है वो ग्रंथालय को सुचारू रूप से संचालित करना, साथ ही परामर्शदात्री उसको जो है ज्ञान देना, साथ ही विषयक नीतियों का निर्धारण करना। सदस्य की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, जो कि कुलपति के नाम से मनोनीत किए जाते हैं। 2 विद्यार्थी हैं और आप पुस्तकालय अध्यक्ष को मनोनीत कर सकते हैं। उसके बाद में वित्त की बात करें कि हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हैं, उसको कौन पैसा देगा कि वो पुस्तकालय के अंदर अपने पाठ्य से संबंधित जानकारी पुस्तकें खरीद सके। तो उसको यूजीसी और उसके राज्य और उसके ग्रंथालय शुल्क, कालीतीत शुल्क, यूजीसी निरीक्षण प्रत्येक 5 साल में होता है और राज्य समिति के द्वारा ये कहा गया था। तो आपको एटलीस्ट पता लग गया होगा कि उसको वित्त यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, कुछ स्टेट के द्वारा भी दिया जाता है, और कुछ ग्रंथालय शुल्क होते हैं। जैसे मान लो कोई भी किसी विद्यार्थी के हाथ से कोई बुक्स खो गई, तो पुस्तकालय उससे कुछ शुल्क लेगा, ठीक है, यानी कि वो शुल्क लेगा तो उससे वो नई पुस्तकें खरीद सकता है। इसी प्रकार से कालातीत शुल्क जो होते हैं, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, यानी कि जो पारंपरिक जो है, जिनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी की अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ये एक परंपरा है, एक कालातीत शुल्क है। इसी प्रकार से यूजीसी जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज का निरीक्षण जो है वो करती है। और ये जो वित्त जो है, यानी कि जो हमारे पास में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज है उसको वित्त प्रदान करना, ये राज्य समिति के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि राज्य समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज को वित्त प्रदान करने से, ठीक है। और 20% वित्त जो है वो यहाँ पे देने की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सेवाओं को लेके, तो इनकी सेवा जो है शोध कार्य सुविधा प्रदान करना, छात्र हो चाहे शिक्षक हो उनको, साथ ही पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान करना, सारांशीकरण, अनुक्रमीकरण, साथ ही यहाँ पे SDI CAS, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से आगे। प्रलेखों की खोज में सहायता करना, ग्रंथालय सूची उपयोग करना, संदर्भ स्रोत का उपयोग करना, परामर्शदात्री सेवा बनाना, तो ये सभी जो है इसकी सेवाएं हैं। टोटल हम बात करें तो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 14 अनुभाग होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुभाग होता है अर्जन विभाग, फिर तकनीकी विभाग, फिर आदान प्रदान विभाग, फिर संदर्भ विभाग, फिर पाठ्य पुस्तक विभाग। उसके बाद में हमारे पास में आता है सामयिकी विभाग, शोध विभाग, प्रलेखन विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रतिवेदन विभाग, लेखा विभाग, पांडुलिपि विभाग। उसके बाद में हमारे पास में आता है प्रतिलिपिकरण विभाग और अनुरक्षण विभाग। तो ये टोटल 14 जो है अनुभाग है जो कि कॉलेज की आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में आपको मिलते हैं अनुभाग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में अगर मैं आपको बोलूं
तो बेसिकली सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में जो हमारे रंगनाथन हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है। इन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक संस्थान या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिसके उपयोग की आवश्यकता होती है, जिनको इसके उपयोग की आवश्यकता होती है उनके लिए ये पाठ्य सामग्री सुलभ करना। ये इनका स्टेटमेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनके द्वारा 2 कार्य की बात कही गई। पहला तो पुस्तकों के संग्रह की देख करना, दूसरा वास्तविक अर्थों में सुलभ बनाना ताकि सभी व्यक्तियों को समान जानकारी कम समय में मिल सके। उसके बाद बात करते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा को लेके। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा हमारे पास में सबसे पहले है, एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास में पुस्तकालय की जो परिभाषा है वो आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा इसको माना गया है। आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना और यह समुदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसकी आप कह सकते हो कि ये इसकी एक परिभाषा है। उसके बाद में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा अनौपचारिक स्व शिक्षा संभव है। यानी अगर हम बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय की हम जो बात कर रहे हैं, ये पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के जा सकता है और अपनी शिक्षा को अर्जन कर सकता है। इसमें किसी भी विद्यालय, किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि शिक्षा आप प्राप्त करते हो, वो अनौपचारिक प्रकार की होती है, वो कोई शैक्षिक प्रकार की नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। जनता के द्वारा जनता के लिए पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। यानी कि जनता का है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा ये बनाया गया है। तो यही पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय को लोकतंत्र की एक देन माना जाता है। साथ ही जो पुस्तकालय हैं वो एक सामाजिक एजेंसी का एक भाग है। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय जो उम्र, लिंग, जाति, पंथ के भेद के बिना किसी भी समाज के सभी सदस्यों की सेवा करने का कार्य करता है। उसके बाद में शैक्षिक लाइब्रेरी जो है वो औपचारिक प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा प्रकार की होती है, और जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो हैं वो अनौपचारिक शिक्षा प्रकार की होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप इसको एग्जाम में याद करके जाइएगा। भारतीय मानक IS 15339 कोलन 2003 सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित दिशा निर्देश हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि स्कूल पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय की जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ने की आदत और सब शिक्षा इंटरेस्ट बनाना मुख्य उद्देश्य है स्कूल पुस्तकालय का और सार्वजनिक पुस्तकालय का। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के संदर्भ में के लिए सामग्री का उद्धार के लिए ठीक है, एक स्टेटमेंट। ठीक है, रोनाल्डो बेगो के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय की जो भी सेवाएं हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। उसके किसी प्रकार का भी शुल्क यहाँ पे उन व्यक्तियों से नहीं लिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से इसको सरकार के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो ये रोनाल्डो बेगो के द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि विशेष लाइब्रेरी। देखिए, विशेष लाइब्रेरी के बारे में हम जानकारी करें तो आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया मैंने। तो इसका मुख्य जो काम है वो विशिष्ट विषय के संबंधित है। यानी कि जो भी आपको ज्ञान चाहिए, जैसे मान लो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स से संबंधित ही ज्ञान चाहिए, तो विशिष्ट लाइब्रेरी का मतलब होता है किसी भी विशिष्ट जो कार्य की और वो आकर्षित होती है। जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर एक लाइब्रेरी है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो वो लोकसभा से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी प्रलेख है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी वहाँ की सामान्य सम्मेलन की कार्यवाही है, उनकी प्रतियां वहाँ पे रखी जाती है ताकि वहाँ के व्यक्ति वहाँ पे जो अध्ययन करते हैं तो अपनी संबंधित जानकारी से संबंधित वो अध्ययन करते हैं। तो वो लाइब्रेरी एक जो लोकसभा से संबंधित है तो वो एक विशिष्ट लाइब्रेरी है। ऐसी राज्यसभा से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है, ऐसी कोई साइंस से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है, ऐसे ही मान लीजिए कोई इतिहास से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो सकती है। तो इस प्रकार से लाइब्रेरीज को विशिष्ट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में 3 प्रकार की लाइब्रेरीज के बारे में हमने चर्चा की है। सबसे पहले हमने बात की है सार्वजनिक लाइब्रेरी की, उसके बाद में हमने बात की है शैक्षणिक लाइब्रेरी की, उसके बाद में हमने बात की है जो विशिष्ट लाइब्रेरी है उसकी बात की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट जो सिलेबस में दे रखा है उसकी। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आज का वीडियो था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्योरीज आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये कंटेंट जो है काफ़ी ऑथेंटिक है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड बुक से इस मैटर को कलेक्ट किया है।
दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि इसके एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी यहाँ पे होने की संभावना है। लगभग आप देखें तो आपके पास में खींच के 2 या 3 महीने आपके पास में बचे हैं। तो आप सबसे पहले पार्ट सेकंड को फिनिश कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्द मैं आपको इसी पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास में ये 3rd टॉपिक चल रहा था जो कि मैंने